नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण भाग गुप्त साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज बताने जा रहे हैं। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे पूरा देखें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चलाया। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधि थी अप्रतिरथ, पराक्रमांक, परम भागवत और व्याघ्र पराक्रमांक। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सभी टॉपिक यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें। नेक्स्ट है, इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। हुनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था तथा बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दिनार कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रूपक कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। इलाहाबाद प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के प्रशस्ति की खुदाई की गई है। इलाहाबाद प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी।
गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और नंबर 2 हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। नेक्स्ट टॉपिक है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। वानभट्ट हर्षवर्धन का कवि था जिसने हर्षचरित तथा कादंबरी नामक पुस्तक लिखी। वानभट्ट हर्षवर्धन का कवि था जिसने हर्षचरित तथा कादंबरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नंबर 1 प्रियदर्शिका, नंबर 2 रत्नावली और नंबर 3 नागानंद। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष के समय में भूमिकर उत्पादन का 6ठा भाग था। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो ये थे गुप्त साम्राज्य एवं वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए
इम्पॉर्टेंट टॉपिक अत्यंत जरूरी है। इन सभी टॉपिक को आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।